आगे बढ़ते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया। डेप्यूटी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर के बाद डेप्यूटी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी हो गए हैं। उनकी जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है और उन्होंने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया है। डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया है और डेप्यूटी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा करा दिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में फुल कोर्ट रेफरेंस। सुप्रीम कोर्ट में जारी फुल कोर्ट रेफरेंस में 15 जजेस की शिरकत। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस याहिया अफरीदी के सिवा तमाम जजेस शरीक। फरवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई आईनी मुकदमात आए। चीफ जस्टिस से कहा कि आईनी इशूज में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का फुल कोर्ट रेफरेंस ना होने का इम्कान है। क्या आप फुल कोर्ट रेफरेंस ले रहे हैं? सहाफ़ी की जानिब से चीफ जस्टिस से सवाल किया गया, जिसके जवाब में ये कहा गया कि अभी तक फुल कोर्ट रेफरेंस के बारे में फैसला नहीं किया है। क्या चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जा रहा है? जस्टिस काजी फायज ईसा से सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जिनके जवाब में उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही पता चलेगा बता देंगे। वैसे उन्होंने आज तकरीर में ये कहा है कि शायद ये मेरा आखिरी खिताब हो। ये कहा गया नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। आलमी बैंक पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है, ऐसा कहना था अनवारुल हक काकड़ का। पसमानदा इलाकों की तरक्की की राह पर गामजन करना अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से यह भी कहा गया। मजीद कहा कि आलमी बैंक ने सैलाब के दौरान मुतासरीन की बहाली में अपना किरदार अदा किया। ये मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर आज़म और आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर के दरमियान, और इस मुलाकात में निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बैंक पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। मजीद कहा कि पसमानदा इलाकों को तरक्की की राह पर गामजन करना अव्वलीन तरजीह है। आलमी बैंक ने सैलाब के दौरान मुतासरीन की बहाली में अपना किरदार अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया। निगरान वज़ीर आज़म से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात हुई है। IMF और वजारत खजाना के दरमियान गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने की स्कीम पर इत्तफाक न हो सका। IMF ने डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम की मुसव्वदे का कोई जवाब नहीं दिया है, ऐसा बताया जा रहा है ज़राए वजारत खजाना की जानिब से। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, ये जो स्कीम थी, इस पर क्या एतराज़ात सामने आए हैं? जी, IMF और वजारत खजाना के दरमियान गैस सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम पर इत्तफाक नहीं हुआ है। ज़राए वजारत खजाना की जानिब से बताया गया है कि IMF के साथ मुशावरत से एक स्कीम तैयार की गई थी, जिसका नाम रखा गया था डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम, और IMF के साथ उसकी मुशावरत से जब ये मुसव्वदा शेयर किया गया है, तो अब IMF के पास ये मुसव्वदा मौजूद है, लेकिन IMF ने इस पर कोई रजामंदी जाहिर नहीं की है। ज़राए वजारत खजाना की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ऐसा बज़ाहिर नजर आ रहा है कि IMF अब ये चाहता है कि इस स्कीम को लॉन्च ना किया जाए, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो डिविडेंड प्लग इन बैक स्कीम है उसमें गवर्नमेंट होल्डिंग लिमिटेड के थे, और जो OGDCL कंपनी है, OGDCL है, सुई सदरन सुई नदरन कंपनीज हैं, इनके जो डिविडेंड हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ट्रायंगल सर्कल में वापस मौसूल हो जाने थे, जो इसका बाकायदा तौर पर प्लान तैयार किया गया था, क्योंकि सुई सदरन और सुई नदरन गैस कंपनियों के हुकूमत पाकिस्तान। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इस प्लान पर इत्तफाक नहीं हो सका। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। अब यह हम खबर आप तक पहुंचाएं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है। यह खबर दुनिया न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ब्रेक की है। मजीद उन्हीं से जानते हैं। कामरान साहब, बताइएगा क्या इम्कानात हैं, और अगर सदर की जानिब से तारीख दी भी जाती है तो उसकी हैसियत क्या होगी? देखिए जी, हमें अभी बड़े क्रेडिबल जराये से पता चला है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। अगरचे उनका जो उनके एडवाइजर हैं उनको अदरवाइज फैसला दिया, लेकिन क्योंकि आरिफ अलवी साहब का हमने कंडक्ट पिछले 5 साल में भी देखा, उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी से, पार्टी चेयरमैन से, और पार्टी चेयरमैन के साथ ऑब्वियसली दूसरा बीबी साहबा जो है वो भी जो जिस तरह काजी के अंदर अमल दखल रखती है,
तो ये भी उसी का आउटकम है कि वो पार्टी प्रेशर के अंदर जो है इस वक्त जो हमारे पास इस्लात है किसी भी वक्त जो है वो इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपका जो है कि इस तारीख की वैल्यू क्या होगी, ये मामला हो जाएगा कॉन्ट्रोवर्शियल, तो ये मामला फिर जाएगा कोर्ट के अंदर। हमें पता है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है जिसमें इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, लेकिन दूसरी तरफ जो दस्तूर है पाकिस्तान का वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ही कौमी असम्बली के इंतखाबात की डेट देते हैं। अब इसके अंदर जो असल तजिया बनता है वो यही है कि पाकिस्तान की जो मैशत जिस तरह रिवाइव कर रही है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया, जिस आज मुख्य आगे बढ़े, डॉलर माफिया पे काबू पाया गया, डॉलर बहुत नीचे लाया गया, एक एक दिन में धक्का खाया डॉलर ने। जिस तरह मैशत को लेकर दूसरी चीजों में शुगर पे स्मगलिंग पे क्रैक डाउन हो रहा है, तो इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट है कि अगर आरिफ अलवी साहब की डेट दे देते हैं जिसमें वो हमारी तरफ ये वो कभी भी दे सकते हैं, जिसमें वो चुने हुए, अगर वो डेट दे देते हैं तो एक पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। एक पॉइंट भी तो ये इसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये सियासी टॉक का हिस्सा ये बन जाएगा कि जी अब ये डेट आ गई है, अब कोर्ट में मामला जाएगा। बेयकीनी की सूरत हाल, तो आपको पता है बेयकीनी की सूरत हाल किसी भी इकोनॉमिक ड्राइव के लिए या किसी भी इकोनॉमिक इनिशिएटिव के लिए अच्छी नहीं होती, तो फिर उसके बाद इन्वेस्टर और ये सब फिर पीछे हट जाएंगे, फिर मामला जो है वो एक हवा में मोहल्ले हो जाएगा। तो उनकी डेट देने से एक पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि जब वो डेट देंगे जो वो देने जा रहे हैं हमारी क्लास अभी तक की को कन्विंस नहीं कर सका इस मामले में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पार्टी की गाइडलाइन। वो एज अ प्रेसिडेंट बाकी नजर में शायद इतना बिहेव नहीं कर रहे पिछले 5 सालों में जितना वो पार्टी चेयरमैन की लाइन को करते हुए कर रहे हैं या पार्टी के एक कारकुन के तौर पर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट भी तो ये कि इकॉनमी के लिए बड़ा बैड मैसेज जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन जो है अगर से क्लियर ने बताया कि डेट किया है, लेकिन वो ये कह चुका है कि जनवरी में गालबन जो है वो जनवरी फरवरी में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, हल्का बदलियां वगैरह करके कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट पूरी करके। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट नहीं देते तो ये भी उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन उनको देनी चाहिए, और शायद इलेक्शन की डेट देने से इलेक्शन आने से मजीद स्टेबिलिटी पाकिस्तान में हो जाए। अब ये दो पॉइंट ऑफ व्यू चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि पहला वाला पॉइंट ऑफ व्यू जो है बेटिक पकड़ेगा कि इकोनॉमिकली हम जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी की शुरू हुई थी वो फिर इनस्टेबल होनी शुरू हुई, और ये मामला जाएगा कोर्ट के अंदर ही, क्योंकि ये फिर एक बहस बन जाएगी कि आप इलेक्शन कमीशन, तो आप जानते हैं जब सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात का कहा तो आगे पीछे तो वो मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह वो नहीं मिले और उन्होंने कहा कि जी क्योंकि अब इलेक्शन एक्ट में आ चुका है तो हम खुद ही फैसला करेंगे। तो ये मामला कोर्ट में जाएगा और जो नए चीज जाएंगे उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज जो है यहाँ से यही होगा। अब ये यहाँ तक पहुँचने के लिए कोर्ट तक पहुँचने के लिए बड़ा जरूरी होगा तरीके से आपके प्रौद्योगिकी के आरिफ की डेट दे दें, और जो हमारी इजाज़त है जो हमारे पास है उसके हिसाब से कभी भी डेट दे सकते हैं। ये बात अब हम कंफर्म कर सकते हैं, कभी भी डेट दे सकते हैं। कामरान शाह साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद साहब ने भी ज्वाइन किया, कानूनी पहलू जो है उन पे उनकी राय ले लेते हैं। एहसान साहब शुक्रिया आपके वक्त का। हाफिज साहब क्या कहेंगे, एंकर पर्सन कामरान शाहिद ने ये खबर ब्रेक की है कि सदर ममलिकत की जानिब से किसी भी टाइम इलेक्शन की डेट दी जा सकती है, कानूनी नुक्ते नज़र क्या होगा? क्योंकि जब वजारत कानून इंसाफ से राय मांगी गई तो उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आप डेट नहीं दे सकते, इख्तियार अब तो इलेक्शन कमीशन के पास है। क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। इस सारे जो इस वक्त चीज चल रही है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत देता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें। और तीसरी सिचुएशन ये है कि क्या उसके नीचे जो इलेक्शन एक्ट 2017 है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इस चीज की इजाजत देता है कि वो इलेक्शन शेड्यूल का अनाउंस करें। और जो चौथी इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आर्टिकल 153 के नीचे जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक फैसला आया और उस फैसले के बाद जो है आर्टिकल 51(5) के नीचे एक कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ है डिलिमिटेशंस का, उनके होते हुए क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इस चीज को अनाउंस कर सकते हैं। तो अगर इन सारी चीजों को पढ़ा जाए, चाहे आपका 153 है, आपका आर्टिकल 51(5) है, आपका आर्टिकल 58 है, और जिस चीज को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 48 का सहारा लेने की कोशिश करेंगे, इन सारों को पढ़ा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करें। ये सिर्फ और सिर्फ इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है। और अभी इस सिचुएशन के अंदर के जब आर्टिकल 51(5) का प्रोसेस चल रहा है और वो
जो डिलिमिटेशंस का प्रोसेस है उसको उन्होंने कम करके 100 दिन के अंदर लेके आए हैं नवंबर तक। जितनी देर तक 51(5) का प्रोसेस पूरा नहीं होगा उतनी देर तक 224 के नीचे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी नोटिफिकेशन जो है वो इलेक्शन शेड्यूल का जारी नहीं कर सकता। दूसरी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आई है वो कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो भी काम करते हैं वो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट करते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही सिचुएशन है जो आर्टिकल 48(5) के अंदर है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो और नया प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ न ले सके तो उस सूरत के अंदर चूंकि लीडर ऑफ द हाउस इलेक्ट नहीं किया जा सकता तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बगैर किसी एडवाइस के उस असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और फिर जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अब ये सारी चीजें आप देखें कि प्रेसिडेंट ने एक लेटर पहले इलेक्शन कमीशन को डाला, इलेक्शन कमीशन एक जवाब दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने वो लेटर लॉ मिनिस्ट्री को डाला, लॉ मिनिस्ट्री ने उसके ऊपर जवाब दिया और प्रेसिडेंट साहब से गुजारिश की कि प्रेसिडेंट साहब आपका ये इख्तियार नहीं है। और ये दोनों जो एडवाइजेज आई थी चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई थी या लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से आई थी वो बिल्कुल लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है। अब प्रेसिडेंट का रोल जो है वो एज ए हेड ऑफ स्टेट के तौर पे बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल है जो हमारा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कि जब आपकी टर्म जो है वो पूरी हो चुकी है और आप उस राइट को एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ही नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है ना इलेक्शन एक्ट के अंदर है, और फिर आप जाके एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये इस मुल्क के मफाद के अंदर नहीं है। और आप ये देखें कि 9 तारीख को एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर ने भिजवाई थी आपने वो एक्सेप्ट की, तो अगर आप ये इंटेंशन भी आपकी है तो 9 अगस्त से लेके अब आप देखें कि 11 सितंबर पे हम चले गए हैं, तो इतनी देर तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को चुप रहने की वजह क्या थी? वो इसलिए वजह ये थी कि उन्हें भी पता इस चीज का है कि मेरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। और हमारी बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम को या कॉन्स्टिट्यूशन के जो पैरामीटर्स है उनकी बजाय जो मेरी मर्जी का आर्टिकल है हम सूट करते हैं, हम उसी के मुताबिक जाते हैं और उसी के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 48(5) का सहारा लेके इस चीज को करने की कोशिश करेंगे। अगर वो इस चीज की करेंगे तो बिल्कुल ये गलत होगा और ये प्रैक्टिस जो है वो अभी नहीं है। आप अगर इसको रियलाइज करें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहला इलीगल काम किया कि जब कासिम सूरी की एडवाइस गई फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली और प्रेसिडेंट को पता था कि आर्टिकल 95 को प्रोसीजर को फ्रस्ट्रेट करके एक एडवाइस मेरी तरफ आई है तो प्रेसिडेंट ने उसको ऑनर किया। फिर आप ये देखें कि जब नई गवर्नमेंट आई तो सदर मुमलिकत को इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। हाफिज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख दिए जाने का इम्कान है जबकि उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद, क्या समझते हैं क्या सूरत हाल बनेगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि सदर मुमलिकत जो हैं वो पाकिस्तान की रियासत की सबसे बड़ी और आला तरीन अलामत हैं और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि उनका जो तर्ज अमल रहा है वो इतना ज़्यादा सियासी बायस पर मबनी है कि वो यूं लगता है कि वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं बल्कि एक सियासी जमात के कारकुन हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो मुल्क कौम और तमाम रियासती इदारों की जो उनसे तवक्को है वो ये है कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां जो हैं एक सदर और एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पे जिम्मेदारी से अदा करें, बल्कि अपने लेवल को और अपनी सोच को और अपने मिजाज और तर्ज अमल को वो एक सियासी जमात के कारकुन से बुलंद करने की कोशिश करें। लेकिन बदस्तूर यूं लग रहा है कि उनका जो तर्ज अमल है और सियासत में उनकी जो इंटरवेंशंस हैं वो खुले तौर पे एक पार्टी को और उसके लीडरशिप को ज़ाती तौर पर फ़ायदा पहुंचाने और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को हार्म करने पर मबनी नज़र आती है। और ये बहुत अफसोसनाक बात है कि वो अपने आईनी मनसब से भी तजावज़
आई होप के नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेदारियां भी इस अंदाज में निभाएंगे कि ना सिर्फ ये कि मुल्क जो अब माशी और सियासी बेहतरी की जानिब गामजन है उसमें कोई मजीद रखने भी नहीं अटकाएंगे और साथ ही साथ मुस्तकबिल में वो अपनी भी जो लेगेसी छोड़ के जाएंगे वो आई होप वो ऐसी ना हो जिसका उनको भी खमियाजा भुगतना पड़े और उनकी पार्टी और दीगर लोग भी उस पर अफसोस करें। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद है। अदील, बहस फिर उसी तरफ जारी है। हम पिछले दिनों भी बात कर रहे थे क्योंकि एक पॉइंट ये था कि सदर का ये कहना है कि क्योंकि समरी उनके पास आई थी, दस्तखत उन्होंने किए, तो इसलिए उनका इख्तियार है कि वो डेट दे सकते हैं। देखिए, इस वक्त तो इलेक्शन की तारीख के मामले में जाना क्या पैदा करने के मुताबिक है, ये एक नई हैजानी कैफियत पैदा करने के मुताबिक है और मुल्क को अदमे इस्तेमाल की जानिब इसलिए ले जाने के मुताबिक है कि अब 90 दिन में तो इंतखाबात हो नहीं सकते। सदर का ये सेंस कि मैंने 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख कराने का इख्तियार मेरे पास है। इतने दिन गुजर चुके, इलेक्शन कमीशन आगे फरवरी में इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। एक नया आईनी जो मरहला है उसमें इलेक्शन कमीशन दाखिल हो चुका है। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के फेज में दाखिल हो चुका है, जिसमें जो आइन के आर्टिकल 51 के बाद जो हल्का बनने का मामला है उसका प्रोसेस चल चुका है, उसके कई मराहिल जो हैं वो तय हो चुके हैं। उसके बाद अगर ये सदर साहब ये तुल गए हैं ये तारीख देने पर, जो कि आज दूसरी मुलाकात भी हुई वजीर कानून की और वो उसमें यही डिस्कशन होती रही कि ये आइन के तहत अब और कानून के तहत आपका इख्तियार नहीं रहा, क्योंकि ये असेंबली आपने डिसॉल्व नहीं की बल्कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसॉल्व हुई है। आप उस वक्त असेंबली डिसॉल्व करते जब बाद के बाद किसी भी जमात के पास या किसी भी उम्मीदवार के पास वो जो नंबर है, जो मिनिमम जो अक्सरियत का नंबर है वो ना हो, तो उस सूरत में ये इख्तियार आईनी तौर पर आपके पास होता है। लेकिन बुराई ये बता रहे हैं कि उनकी जानिब से ये बात तस्लीम नहीं की जा रही है, तो वक्त इतना गुजार दिया गया कि बात तस्लीम नहीं की जा रही। मुल्क एक नए फेज में दाखिल हो रहा है जहाँ हल्का बनियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि नई मरदमशुमारी के बाद जो आईनी तकाजा था। दूसरी जानिब मुल्क में मुआशी इस्लाहात शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं मुल्क भर में एक ऐसा क्रैकडाउन जो है मुफ्तियात के खिलाफ शुरू हो चुका है कि महीनों बाद एक मायूसी के माहौल में एक उम्मीद नजर आ रही है कि मामला रिफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और ये जो क्रैकडाउन है, जो स्मगलर्स पे हाथ डाल रहे हैं, तो इसका असर आम आदमी पे आएगा। जिस तरह से डॉलर जो है वो इतनी तेजी से नीचे गिरा है, बल्कि हमने देखा कि इंटरबैंक से भी नीचे ओपन मार्केट में डॉलर का रेट रह गया। जो चीनी की एक गोदाम से 30-30 हजार बोरियां और खाद की बोरियां बरामद हो रही हैं, तो चीनी की कीमत हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम देखें तो किस तरह 20 से 25 रुपए नीचे गिरी। ये तमाम चीजें क्रैकडाउन रिफॉर्म की वजह से हो रही हैं और वे एक इस्लामाबाद का अमल लगा रहे हैं। ऐसे में क्यास पैदा कर देना, ऐसे में एक नई बहस पैदा कर देना और एक ऐसी तारीख दे देना जो डूएबल ना हो, जिस पे इलेक्शन हो ना सकते हो, मामला दोबारा अदालतों में जाए, सियासी जमातों को दोबारा ये इस मामले को कुछ सियासी अनासर ऐसे हैं जिनको इस सारे मामले को एक्सप्लॉइट करने का मौका मिले, तो उससे फिर वही हैजानी की कैफियत पैदा होगी, वही इंतशार की कैफियत पैदा हो सकती है। और ऐसे में वो सदर साहब के पास इख्तियार हो तो उन्हें ये करना चाहिए भी, लेकिन जो वज़ारत कानून की राय है, एक मुल्क की एक बड़ी अथॉरिटी जिनसे खुद उन्होंने राय मांगी, उनके वज़ारत कानून में जाकर राय दी, सदर ने उनसे राय मांगी कि क्या ये इख्तियार मेरे पास है, और उसमें तहरीरी तौर पर जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बताया कि ये सेक्शन 57 जो है इलेक्शन एक्ट 48, इसके बाद अमेंडमेंट के बाद आपका ये इख्तियार नहीं रहा, ये असेंबली आपने तहलील नहीं की। तो ऐसे में नहीं उस शेख का इतलाफ इसी सूरत में होता है कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे जब ये सदर में किसी के पास अक्सरियत न होने की सूरत में असेंबली तहलील की होती। तो ऐसे में ये भी बड़ी बात अहम है कि वैसे तो सदर का ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता, जब सदर बन जाते हैं तो वो फिर वो रियासत के सरबराह होते हैं, वो किसी सियासी जमात के रुकन नहीं होते। लेकिन बिल्कुल ठीक है, वो फिर रियासत के सरबराह होते हैं, किसी सियासी जमात के नुमाइंदे नहीं होते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अदील वड़ाइच, एंकर पर्सन कामरान शाहिद, हमारे साथ मौजूद थे दिफाई तजियाकार सैयद मोहम्मद अली और माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद। आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।